हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे बहन और भाइयों। आज मैं आपके सामने बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूँ। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें और वह सारी जानकारी को प्राप्त करते रहें। देखिए, आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा जो रक्तदाब होता है वह क्या होता है, कैसे होता है, यानी किस प्रकार ब्लड प्रेशर हाई होता है तथा किस प्रकार ब्लड प्रेशर कम होता है, वह कौन सी संख्या है। जब हम उससे यह जानते हैं कि रक्तदाब हमारा उच्च है, वह कौन सी संख्या है, जब हम उनसे यह पता चलता है कि हमारा रक्तदाब निम्न है। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें। मैं आपको प्रतिदिन एक वीडियो उपलब्ध कराता हूं और आपको बहुत सारी जानकारियां देता हूं। आप लगातार वीडियो को देखते रहें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी आप उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उस पॉइंट को समझ सकते हैं। जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। देखिए, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा जो रक्तदाब है वह क्या है, किस प्रकार से हम पहचानते हैं, यानी जो एक व्यक्ति होता है उसमें रक्तदाब कैसे हाई हो जाता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो किस प्रकार से हाई हो जाता है, किस प्रकार से लो हो जाता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करूंगा। यह जो क्लास है वो सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, और उन सभी व्यक्तियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है जिनका रक्तचाप है वो हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है। इस सब की जानकारी मैं आपको दूंगा, उन्हें क्या करना चाहिए कि उनका ब्लड प्रेशर कम रहे। और अत्यंत महत्वपूर्ण है, देखिए यह जो रक्तचाप है जब किसी का हाई होता है तो बहुत ही घबराहट होती है, बहुत ही परेशानी बेचैनी होने लगती है। कम होता है तो आप लगातार मुझसे जुड़े रहें और वह सारी जानकारी को प्राप्त करते रहें। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने वीडियो चैनल पर। आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी करें। मैं आपको बहुत ही आज महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो है रक्तचाप, जो हमारा रक्तदाब है, ब्लड प्रेशर है, वह क्या होता है, किस प्रकार से होता है, बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा। इस चित्र को आप देख रहे हैं, यानी कि इस चित्र के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का रक्तदाब उच्च होता है तथा किस प्रकार से निम्न होता है। मैं आपको पहले चित्र को समझा देता हूँ, देख लीजिए। देखिए, यह एक हमारी भुजा है। क्या है ये? भुजा। इसको क्या बोलते हैं? भुजा। ये जो भुजा है इससे ही रक्तदाब को नापा जाता है, यानी भुजा पर। और इसको बोलते हैं रबर कप। जो रबर कप होता है ये उसको बोलते हैं रबर कप, यानी जिससे हम जो बाम किसी भुजा में लगाया जाता है उससे यह पता चलता है, यानी कि और उसी में एक ये होता है जो जिसको हम बार बार दबाते हैं, रबर का होता है, उसको बार बार दबाते हैं जिसमें वायु एकत्रित होती है या जिससे रक्तदाब को ज्ञात कराता है। ये है मीटर, ये मीटर है। और इसको आप जानते हैं, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, यानी कि जिससे जो डॉक्टर कान में लगाकर जिसको जो ध्वनि होती है हमारी, उस ध्वनि को सुनते हैं कि जब ध्वनि तेज होती है या धीमी होती है। यह है यानी कि ध्वनि सुनने वाला जो यंत्र है इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। और ये जो यंत्र है यानी कि जिससे हम रक्तदाब को नापते हैं, इसका जो ये चित्र है इसके माध्यम से ही मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा जिसको रक्तदाब मापनी को क्या बोलते हैं। जो रक्तदाब जो मापनी होती है जिससे हम रक्त का जो नापते हैं, ब्लड प्रेशर को नापते हैं, उसको क्या बोलते हैं। लगातार आप जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आप सभी लोग अंत तक देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा, आप लगातार मुझसे जुड़े रहें। देखिए, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, जो रक्त ले जाने वाली जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, उनके विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रक्तदाब कहते हैं। आप यहीं पर समझना और मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से यही समझा दूंगा। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार मुझसे जुड़े रहिए और उस समझने की कोशिश करिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? रक्तदाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्तदाब बोलते हैं। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। किसमें? यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। देखिए, धमनी और सिरा क्या होती है, यह मैंने आपको पिछली जो वीडियो बनाई थी
उसमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था। जो मानव का परिसंचरण तंत्र मैंने बताया था आपको, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया था। जो धमनी होती है वह क्या होती है, उनका कार्य क्या होता है, जो शिराएं होती है वह क्या होती है तथा उनका कार्य क्या होता है, शिराएं किसमें बढ़ती हैं और धमनी किसमें बढ़ती है, यह मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया था। और अधिक जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप पिछली उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। देखिए, जो शिराएं होती हैं वो सिरका में बढ़ती हैं और जो धमनी होती है वो धमनिका में बढ़ती है। मैं आपको इतनी जानकारी अभी याद दे देता हूँ। धमनियों में बहुत अधिक होता है, यानी कि यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। जो रक्तदाब होता है, जो दाब लगता है उसे रक्तदाब बोलते हैं, और यह धमनियों की अपेक्षा, शिराओं की अपेक्षा धमनियों में अत्यधिक होता है, बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर दाब निलय प्रकुंचन, यानी कि धमनी के अंदर जो रुधिर दाब होता है वो निलय प्रकुंचन या संकुचन, धमनी के अंदर जो रुधिर दाब होता है वह निलय प्रकुंचन या संकुचन के दौरान, प्रकुंचन या संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशिथिलन यानी कि शिथिलन के दौरान धमनियों के अंदर का दाब अनुशिथिलन कहलाता है। क्या कहलाता है, देखिए समझना। जो धमनी के अंदर रुधिर का दाब, जो धमनी के अंदर रुधिर का दाब होता है वह निलय प्रकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब, क्या मतलब, निलय प्रकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशिथिलन के दौरान धमनी के अंदर अनुशिथिलन दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुशिथिलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm। जो सामान्य हमारा प्रकुंचन दाब होता है वो कितना होता है, देखिए सामान्य रूप से 120 और 80 mm। जो सामान्य रक्तदाब होना चाहिए वो 120 से, यानी 120 उच्च, इस 120 से अधिक नहीं और 80 से नीचे नहीं, यानी कि प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा तथा अनुशिथिलन दाब जो होता है वो लगभग 80 mm। अनुशिथिलन जो दाब होता है वो लगभग 80 mm होना चाहिए, और जो हमारा प्रकुंचन जो दाब होता है वो लगभग 120 होना चाहिए। यानी कि अब देखिए, अब जो रक्तदाब जिसको हम मापते हैं, जिससे रक्तदाब मापा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जिससे रक्तदाब मापा जाता है उससे बोलते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फाइग्मोमैनोमीटर। देखिए इसको बहुत अच्छी तरह से आप याद करना, यानी कि ऐसे भी पूछ लिया जाता है, यानी कि रक्तदाब मापी को क्या बोलते हैं, जिससे रक्त मापा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्फाइग्मोमैनोमीटर, जिससे हम रक्तदाब नापते हैं, जिससे हम, यही एक यंत्र है जिससे रक्तदाब नापा जाता है। क्या है, स्फाइग्मोमैनोमीटर, जिससे रक्तदाब मापा जाता है। देखिए उच्च जो रक्तदाब होता है वह अति तनाव के कारण ही होता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है वह अति तनाव के कारण भी हो जाता है। देखिए इसके अलावा भी ऐसे बहुत से कारण हैं जिनसे हमारा रक्तदाब बढ़ जाता है, जैसे मोटापा है। देखिए मोटापा यदि अधिक होगा तो भी हमारा रक्तदाब बढ़ जाएगा। यदि हमारे मन में जो एक स्ट्रेस होगा, जो तनाव होगा, उसके कारण भी रक्तदाब बढ़ जाता है। और ऐसा कोई जो तनाव के कारण और ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिनसे हम अधिक सोच विचार करते हैं, उनके कारण भी हमारा रक्तदाब बढ़ जाता है। मैं यह बताऊंगा कि रक्तदाब को किस प्रकार से कम करना चाहिए। देखिए आप लगातार वीडियो को देखते रहें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, तभी मुझे ये पता चलेगा कि आप तक वीडियो पहुंच रही है। और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना, यानी कि जब तनाव होता है तो तनाव के कारण धमनियां सिकुड़ जाती हैं, और हो सकता है धमनियां अगर सिकुड़ जाएं तो सिकुड़कर वो फट भी जाती हैं, यानी कि, और इसके रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। जो धमनियां सिकुड़ जाती हैं तो उसके कारण रक्त जो प्रवाह होता है उसमें प्रतिरोध बढ़ जाता है और धमनियां फट भी सकती हैं। धमनियां जो है वो फट भी सकती हैं, और अगर धमनी फट जाती है तो आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है, जो बहुत ही घातक होता है। रक्त का जो दाब होता है, यदि हम ज्यादा सोच विचार करते हैं या ज्यादा तनाव में होते हैं तो जो हमारी धमनियां होती हैं जो वो सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ने के साथ साथ हो सकता है वो फट जाएं
अगर वो फट जाती हैं तो हमारे शरीर के अंदर रक्तस्राव, आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है, और यह सब प्रतिरोध यानी रक्त का प्रतिरोध होने के कारण होता है, यानी कि कोई भी सिकुड़ने के कारण उनमें फिर रक्त जा नहीं सकता, इसलिए वो फट सकती हैं। और रक्त का प्रवाह एक ही दिशा में धमनियों के द्वारा यानी कि सीधा चलता रहता है, और सिरा जो हमारा शरीर के अंदर अशुद्ध जो रक्त होता है वह वापस हृदय में आ जाता है। तो इसी प्रकार यह सारी प्रक्रिया चलती रहती है। देखिए, यह जो रक्त दाब था मैंने आपको समझाया, और बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, और आपकी समझ में भी आ गया होगा कि जो प्रकुंचन रक्तदाब होता है वह 120 होता है, तथा जो अनुशीतलन रक्तदाब होता है वो केवल 80 mm होता है। यानी कि हम यदि 180 से मतलब 120 से ऊपर चला गया तो हमारा हाई ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब बढ़ जाता है, और 80 से अगर यदि नीचे आ जाता है तो वो कम हो जाता है। और इसको रक्तदाब को देखिए, अब मैं बताता हूं रक्तदाब कम करने के उपाय, यानी कि जो रक्तदाब है उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहला तो यह है कि आप जो भी खाएं उचित खाएं और पूर्ण आहार खाएं। जो भी खाएं उचित खाएं और पूर्ण आहार खाएं। यदि आप अच्छा पोषण खाएंगे, अच्छा आपके शरीर को पोषण मिलेगा, तो रक्तदाब की संभावना जो बढ़ने की या घटने की है वह बहुत कम होती है। आप जो शरीर का जो मोटापा है, यदि वह मोटापा कम होगा तो रक्तदाब कम होगा, यानी कि रक्तदाब की संभावना जो होती है बढ़ने की या घटने की वह बहुत कम होगी। आप किसी भी कार्य को करें फ्री ऑफ माइंड होकर के करें, आपको रक्तदाब की समस्या नहीं होगी। देखिए, आप जो सबसे मेन पॉइंट है, जो भी आप भोजन खाएं उसमें नमक की मात्रा कम लें, इससे भी रक्तदाब में आ रहा जो नमक होता है, नमक इसका कम सेवन करने से भी हमारे रक्तदाब में आराम मिलता है, यानी रक्तदाब सामान्य रूप से चलता रहता है। और मोटापा है, यानी कि मोटापा भी हमें कम करना चाहिए, यानी मोटापा यदि होगा तो रक्तदाब की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब मोटा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो बहुत जल्दी वो थक जाता है, थकावट महसूस होती है, सांस फूलने लगती है। तो इस प्रकार से, और फिर जो तनाव आता है तो तनाव के कारण भी रक्तदाब घटना या बढ़ना हो सकता है। और इसके अलावा इसके जो नमक कम खाना, और जो हमारा कड़ी पत्ता होता है, कड़ी पत्ता, इसके सेवन से भी रक्तदाब में बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा जो आपने इलायची देखी है, जो इलायची होती है, इसको सामान्य रूप से अगर चबाते रहें, जो इलायची होती है उसको यह दिन में 1 या 2 बार आप चबाते रहेंगे, चबाते ही खत्म कर देंगे तो हमारा उससे भी रक्तदाब सामान्य बना रहता है। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ। जो हमारा ये हाथ होता है, ये जो हाथ होते हैं, इससे भी रक्तदाब सामान्य हम कर सकते हैं। जिस प्रकार ये आप अंगूठा को देख रहे हैं, जो हमारा ये अंगूठा है, यदि हम इस अंगूठे को कम से कम 20 बार दबाएंगे, ये जो अंगूठा है, अंगूठा ये ऊपर वाला जो है इस हिस्से को है, इसको हम कम से कम 20 बार प्रेस करेंगे। 20 बार प्रेस करने से भी हमारा रक्तदाब सामान्य हो सकता है। और ये जो प्यूटरी ग्रंथि से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको 20 बार दबाने से रक्तदाब जो होता है, जो हाई या लो हो जाता है, उसको भी सामान्य स्थिति में लाया जा सकता है। और उसके अलावा ये जो हमारे ये हिस्सा होता है हथेलियों के पास में, ये जो दोनों तरफ जो हथेलियां होती हैं, इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है, ये इसमें लिवर ग्लैंड्स होती हैं। इसको भी हम यदि 20 बार अगर दबाएं, 20 से दिन में 3-4 बार ऐसा करें और कम से कम 20 बार इसको दबाएं, तो इससे भी रक्तदाब हमारा सामान्य रहता है। उसके अलावा जो ये आप ये उंगलियां देख रहे हैं, जो उंगलियों के बीच में, जैसा मैं आपको बताऊं, देखिए ये उंगलियां हैं, उंगलियों के बीच में ये और ये हिस्सा, यदि जो बीच वाला जो हमारा भाग है, यदि ये किडनी वाला जो भाग होता है, ये जो किडनी होती है, उसके यदि यहाँ पर भी यदि हमें दबाएं तो जो किडनी होती है उसमें अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, टॉक्सिन, जिसको जीभ विष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीभ विष, जिसको जीभ विष बोलते हैं। इसके कारण भी
रक्तदाब में उतार चढ़ाव होता रहता है। यदि ये जीव विष जो है वो शरीर से बाहर नहीं जाएंगे तो रक्तदाब की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए हम इनको यहाँ बीच में यदि दबाते रहें, दिन में एक या 2 या 3-4 बार, कम से कम 20 बार दबाने से भी हमारा रक्तदाब सामान्य होता है। देखिए, इसके अलावा भी रक्तदाब को सामान्य करने के लिए आप चिंताओं से मुक्त होकर अपना कार्य करें और आप उन सभी कार्यों को बहुत ही आराम से पूर्ण करें। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। जो तनाव होता है रक्तदाब का सबसे मेन कारण होता है, यानी तनाव से ही रक्तदाब बढ़ जाता है और हमारा घट भी जाता है। यदि रक्तदाब बढ़ जाता है तो जो वो धमनिकाएं होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और वो फट भी सकती हैं। और यदि रक्तदाब कम हो जाता है तब भी हमें परेशानी होती है। यानी हमें रक्तदाब को कम करने के लिए जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको अपना मोटापा कम करना चाहिए। प्रतिदिन 1 इलायची का सेवन करना चाहिए, चबा चबा के उसको खाना चाहिए। तथा जो उसके अलावा जो कड़ी पत्ता होता है वह भी हमारे रक्तदाब में हमारी सहायता करता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया जो जीव विष होता है, जो टॉक्सिन होता है, जो एक तरीके से अपशिष्ट होता है, अगर वो शरीर से बाहर नहीं जाएगा तब भी हमारा रक्तदाब सामान्य नहीं रहता और घटता बढ़ता रहता है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है और सामान्य तरीके से बहुत से लोगों में पाई जाती है। जो युवा वर्ग है वह तनाव से मुक्त होकर अपने कार्य को करें, तभी वह इससे रक्तदाब से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, आज मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताया, रक्तदाब को कम करने के उपाय बताए। मैंने आपको एक उदाहरण देकर भी समझाया, यानी कि यदि आपको यह समस्या बहुत ज्यादा है तो आपके घर में कोई सेलो टेप होगा, उस सेलो टेप में यहाँ पर मटर का दाना चिपका लीजिए जो इसको दबाए रखे, या मूंग का दाना चिपका लीजिए उस सेलो टेप में जो उसको दबाए रखे। तथा ये जो लिवर ग्लैंड्स होती हैं यहाँ भी आप मटर के दाने को ऐसा चिपकाइए जो उसको इस एरिया का जो ये एरिया है इसको दबाए रखे। और ये है इस पर भी आप उन मटर के किसी ऐसा दाना जो उसको हमेशा दबाए रखे। और पैरों में आपको वो जो स्लीपर आते हैं जो उनमें दाने निकले होते हैं उन स्लीपरों को पहनना चाहिए, जिससे भी हमारा रक्तदाब बहुत अच्छा सामान्य रहता है। आपको प्रतिदिन सुबह कुछ दूरी जाकर स्वच्छ हवा का सेवन करना चाहिए और घूमना चाहिए, उससे भी हमारा रक्तदाब सामान्य रहता है। सबसे मेन बात यह है कि रक्तदाब को सामान्य करने के लिए हमें चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए। हमें अपना जो शरीर का वजन है वो हमेशा कम रखना चाहिए और हमें नमक का सेवन कम करना चाहिए। इससे ही रक्तदाब कम होता है। मैंने रक्तदाब का चित्र बना के मैंने आपको बताया, यानी कि स्टेथोस्कोप होता है जिससे ध्वनि जो हमारे नस की जो ध्वनि होती है उन ध्वनि को सुना जाता है। और जो रक्तमापी होती है जिसको हम बोलते हैं स्फाइगमो मैनोमीटर, जिससे हम रक्त को माप सकते हैं। तथा हमारा जो रक्तदाब होता है वो 120 ज्यादा से ज्यादा 120, यदि इससे ऊपर जाएगा तो अधिक हो जाएगा और कम से कम 80, इससे नीचे जाएगा तो कम हो जाएगा। मैंने आपको उपाय बताया, यानी रक्तदाब को किस प्रकार कम किया जा सकता है। मैंने आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अब मैं इससे बाद वाला जो पॉइंट है मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा अगली वाली वीडियो में। इसके अलावा मैं बहुत सारी जानकारी दूंगा। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें और मैं सभी उन भाइयों और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो यह वीडियो अंत तक देखते हैं तथा वह सारा ज्ञान को प्राप्त करते हैं जो मैं उन्हें देना चाहता हूं। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।